केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, और अति संयुग्मन में हमने कार्बोकेटाइन्स एवं एल्किल बेंजीन की क्रियाशीलता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव। प्रेरण प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव। सपोज दैट इसको मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए कार्बन है और कार्बन से कोई ए समूह जुड़ा हुआ है। समझ गए? कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? ए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं कि कार्बन से जुड़े इलेक्ट्रॉन आकर्षी एवं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट कहते हैं। उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट कहते हैं। सपोज दैट ये कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप जिसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सपोज दैट इससे बी ग्रुप जुड़ा हुआ है और बी क्या करेगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कार्बन पे नेगेटिव और बोरोन बी पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? एक में तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, कार्बन से जुड़े ऐसे समूह जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व परिवर्तित होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। और प्रेरण प्रभाव मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो लिखेंगे प्लस प्रेरण प्रभाव, प्लस प्रेरण प्रभाव, और दूसरा लिखेंगे माइनस प्रेरण प्रभाव। इस प्लस को तो बोलते हैं हम प्लस आई, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई तथा माइनस आई। समझ गए स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्लस आई प्रेरण प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस आई प्रभाव। तो देखो प्लस आई प्रभाव में क्या होता है? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार के प्रेरण प्रभाव में कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्लस प्रेरण प्रभाव या प्लस आई प्रभाव। ये प्रभाव मुख्य रूप से एल्किल ग्रुप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एल्किल ग्रुप में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एल्किल ग्रुप में पाया जाता है। समझ रहे स्टूडेंट्स? सपोज दैट ये जैसे C है और फिर यहां पर क्या लिख देंगे? CH3। तो देखो CH3 का प्लस आई प्रभाव, कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव की वजह से CH3 समूह कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? प्लस प्रेरण प्रभाव। क्या कहेंगे? प्लस प्रेरण प्रभाव। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो प्रेरण प्रभाव होता है ना, प्रेरण प्रभाव वो मुख्य रूप से 3 कार्बन तक ही प्रभावी रहता है। 3 कार्बन तक प्रभावी रहता है। कितने कार्बन तक प्रभावी रहता है? 3 कार्बन तक। कितने कार्बन तक स्टूडेंट? 3 कार्बन तक। अब जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH2 और फिर CH2। तो देखो यहां से शुरू करें तो सबसे ज्यादा 1 नंबर इसमें रहेगा, फिर 2 में और फिर 3 में। या इस कार्बन से बात करें तो सबसे ज्यादा देखो 1 नंबर कार्बन, फिर 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर।
3 तक सबसे प्रभावी रहता है, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, ये बात याद रख लेना भाई, नोट डाल के अलग से नोट डाल लेना, और नोट डाल के आप लिख सकते हो कि प्लस प्रेरण प्रभाव या माइनस प्रेरण प्रभाव मुख्य रूप से 3 कार्बन तक ही प्रभावी रहता है। तो प्लस की अपन बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, एल्किल ग्रुप में पाया जाता है। दुनिया के जितने भी एल्किल ग्रुप हैं उसमें प्रेरण प्रभाव प्लस प्रेरण प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। आगे देखें नेक्स्ट, माइनस प्रेरण प्रभाव, यहां लिखेंगे माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव वो प्रभाव होते हैं जिसमें कार्बन से जुड़े ग्रुप की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती हो। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती हो, कम हो जाती हो। यानी ऐसे प्रेरण प्रभाव जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे माइनस आई प्रभाव कहेंगे, माइनस आई प्रभाव कहेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे आंशिक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, माइनस प्रेरण प्रभाव। क्या कहेंगे, माइनस प्रेरण प्रभाव। समझ रहे स्टूडेंट्स, ये प्रभाव मुख्य रूप से हेलो ग्रुप, OH ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद CHO ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, या फिर उसको एमीन मान सकते हैं, एमीन ग्रुप में भी ये पाया जाता है। यहां लिख सकते हैं RR, ये लिख सकते हैं, इसमें भी पाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रभाव को सिवाय हेलो ग्रुप, OH, NO2, CHO, NR2, NH2, ये सभी प्रभाव इसमें पाए जाते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स, तो ये था आपका माइनस आई इफेक्ट। अब नोट डाल के एक बात लिखें, नोट NOTE, नोट के रूप में आप लिखेंगे कि फेनिल ग्रुप C6H5 में कोई प्रेरण प्रभाव नहीं पाया जाता है, ये बात आप लिखेंगे नोट डाल के। क्या लिखेंगे, फेनिल ग्रुप में कोई प्रेरण प्रभाव नहीं पाया जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये था आपका प्रेरण प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्लस प्रेरण प्रभाव और माइनस प्रेरण प्रभाव। अगली हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स एरोमेटिकता। क्या लिखेंगे, एरोमेटिकता, या हेडिंग डालें एरोमेटिकता। देखें यहां लिख देता हूं मैं एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी। देखो, सर्वप्रथम बेंजीन जैसे कंपाउंडों को एरोमेटिक यौगिक कहा गया, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों की परिभाषा क्या हुई थी कि एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनको जलाने पर कजली ज्वाला के समान धुआं देते हैं या काजल के समान काले रंग का धुआं देते हैं। और ये सर्वप्रथम किसके लिए आया, बेंजीन के लिए आया। किसके लिए आया, बेंजीन के लिए आया। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होते गए तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी प्राप्त हुए जो बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजेनोइड हैं, बट फिर भी एरोमेटिक यौगिक हैं, क्योंकि उनको जलाने पर वो काले धुएं के साथ जलते हैं। इसलिए ये परिभाषा कालांतर में ठीक साबित नहीं हुई, क्योंकि बेंजीन के अलावा नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड भी क्या थे, एरोमेटिक यौगिक थे। तो इसमें हक्कल जैसे साइंटिस्ट या डेवार जैसे साइंटिस्ट ने एक विशेष प्रकार के यौगिकों का ग्रुप बनाया जो एरोमेटिक यौगिक हैं। उन्होंने ये बताया कि एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। 1 नंबर पॉइंट मैंने बताया, ये यौगिक इस प्रकार के यौगिकों में पाई बॉन्ड का संयुग्मित निकाय पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब जो संयुग्मन होता हो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं,
डीलोकेलाइज हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाया जाता हो। दूसरी इसमें पॉइंट बताया कि इस प्रकार के यौगिक मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाते हैं। और तीसरा पॉइंट जो आया वो तीसरा पॉइंट क्या है अपने उनके पास कि इस प्रकार के यौगिक एरोमेटिक यौगिक होते हैं जो हैकेल के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का पालन करते हैं? हैकेल के नियम का पालन करते हैं। उन यौगिकों को क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। अब देखेंगे अपन हैकेल का नियम, यहां लिखेंगे हैकेल का नियम। हैकेल का नियम, देखो स्टूडेंट्स, ये जो नियम है ये एरोमेटिक यौगिकों के लिए एक वरदान साबित हुआ। यानी इस नियम के द्वारा एरोमेटिक यौगिकों की परिभाषा बहुत शानदार सटीक साबित हुई। तो देखो हैकेल का नियम क्या होता है? हैकेल का नियम, इस नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों? 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, जहां पर n बराबर 0, 1, 2, 3 ... हो सकता है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। हैकेल का नियम क्या है? जिसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो यौगिक हैकेल के नियम का फॉलो करते हैं और एरोमेटिक होते हैं, जहां पर n क्या है? 0, 1, 2, 3। n क्या होता है? मेनली n एक निकाय है। निकाय का मतलब एक रिंग है। सपोज दैट n = 0 रख दें, तो n = 0 रखें। पहला एग्जांपल, तो 0 रखेंगे, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा? 4 × 0 + 2 और आगे लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखें स्टूडेंट्स, अपने पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है भाई, और यहां क्या रख दें? डबल बॉन्ड। साइक्लोप्रोपीन, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपीन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपीन। अब साइक्लोप्रोपीन जो कंपाउंड, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? 1, 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां क्या लिखेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लोप्रोपीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे देखेंगे। सपोज दैट n = अगर अपन 0 की बात करें तो ये कंपाउंड है और इसको अपन ऐसे कर दें और यहां लिख दें 2 डबल बॉन्ड, तब इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूट डाइइन डाइथेनाइन। यहां लिखेंगे साइक्लोब्यूट डाइइन डाइकैटाइन। ठीक है भाई। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 प्लस हैं, तो 4 - 2 बराबर कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है? हैकेल के नियम का फॉलो कर रहा है। तो n बराबर 0 में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो होगा साइक्लोप्रोपेन और एक क्या होगा अपने पास? दूसरा क्या होगा? साइक्लोब्यूटाइन डाइकैटाइन। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट n = 1 हो, n = 1 हो उस केस में देखें स्टूडेंट्स, n की वैल्यू क्या हो? 1। यहां लिखेंगे n = यदि 1 हो उस केस में, तो n = 1 में अपने पास 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो बेंजीन है। क्या है स्टूडेंट्स? बेंजीन। अब बेंजीन में देखें स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का अगला एग्जांपल क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के बाद में नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो स्टूडेंट्स,
आप लोग इसको ऐसे लिख लो, यहां देखो, और यहां लिखेंगे माइनस। लिख दिया भाई। अब माइनस लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 और 4 और 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाए, क्योंकि माइनस आते हैं इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अपन लिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइन एनाइन। साइक्लोपेंटाडाइइन एनाइन क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटाडाइइन एनाइन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? N=1 में क्या होगा? N=1 में बेंजीन और साइक्लोपेंटाडाइइन एनाइन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, N=यदि 3 हो, N=3 हो, सॉरी 2 हो, तब क्या होगा भाई? 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए स्टूडेंट? देखो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, एग्जांपल अपना 10 पाई इलेक्ट्रॉन का नेफ्थलीन। क्या एग्जांपल है? नेफ्थलीन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 5 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो N=2 का होगा। उसके बाद 3 4 5 इस प्रकार चलते रहेंगे और एक्टल के नियम का फॉलो होगा। वो यौगिक क्या होंगे? एरोमेटिक यौगिक। तो ये था स्टूडेंट्स आज आपका एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगले पीरियड में इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।